सेक्शन 32 आइए, सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन 32 सब सेक्शन 1 डाइंग डिक्लेरेशन। पहले देखिए सेक्शन 32 क्या कह रहा है। सेक्शन 32 कह रहा है केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड etc इज रेलिवेंट। ठीक ना, ये कह रहा है कि उन तरह के केसेस, उन तरह के मामले जिसमें कि स्टेटमेंट को हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन, किस आदमी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट, ऐसे आदमी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट जो कि फाउंड नहीं किया जा सकता, जो कि नहीं लाया जा सकता है कोर्ट में। ठीक है ना, हम लोग किसी भी आदमी को कोर्ट में लाते हैं, ओथ दिलवाते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं ना, उसकी टेस्टिमनी होती है कि नहीं होती है, उसका क्रॉस एग्जामिन होता है कि नहीं होता है। लेकिन कोई ऐसा आदमी जो कि नहीं लाया जा सकता है कोर्ट में, या कोई ऐसा आदमी जो मर गया है, तो जब वो मर गया है तो उसके रिलेवेंट उसके बाद को हम लोग कोर्ट में कैसे ला सकते हैं। ठीक है ना, उसको कोर्ट में कैसे बुला सकते हैं जब वो मर गया है। तो ये कह रहा है कि ऐसा कोई आदमी जो कि क्या हो सकता है, नहीं लाया जा सकता है कोर्ट में, या जो कि मर गया है, हम उसके स्टेटमेंट को रेलेवेंट मानते हैं अंडर सेक्शन 32। क्लियर? मनीषा, निक्की, आफ्ताब, क्लियर? जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल कहता है कि जब कोई आदमी स्टेटमेंट देगा, मान लीजिए हम स्टेटमेंट देंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे, वहां पे ओथ लेंगे, ठीक है ना, तब कोई स्टेटमेंट मेरा रिकॉर्ड होगा, क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, मेरा अपोजिट लॉयर के द्वारा मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, तब मेरी बात को रेलेवेंट माना जाएगा, तब मेरा बात जो है एडमिट होगा कोर्ट में, टेस्टिमनी होगा, इसका मेरा होगा, उसके बाद ही ना। लेकिन ऐसा कोई आदमी स्टेटमेंट दिया है जो कि आदमी मर गया है, जब मर गया है तो उसको फिर कोर्ट कैसे लाइएगा आप? या कोई ऐसा आदमी है जो कि नहीं मिल रहा है, फाउंड नहीं हो रहा है, कोर्ट में उसको नहीं लाया जा सकता है, तो उसको हम लोग रेलिवेंट मानते हैं। ठीक है, उसको हम लोग एडमिट कर लेते हैं अंडर सेक्शन 32। ठीक है ना, इसमें जो हम लोग इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 कह रहा है व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ। अब किसी ऐसे आदमी के बारे में है जो कि मर गया है, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। सुनिएगा, डाइंग डिक्लेरेशन इज ए स्टेटमेंट मेड डाइंग डिक्लेरेशन इज ए स्टेटमेंट मेड बाय ए पर्सन हु इज डेड। यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? एक स्टेटमेंट है किसी ऐसे आदमी के द्वारा जो कि मर गया है, हु इज डेड, एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ और एज टू एनी सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ। यानी कि जो आदमी मर गया है, ठीक है ना, उसके द्वारा दिया गया बयान है, उसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है, और वो क्या बोला है? तो अपने मौत के कारण के बारे में बोला है, अपने मृत्यु के कारण के बारे में बोला है, या अपने मौत के किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस के बारे में बोला है जिस सर्कमस्टांसेस की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। किसी ऐसे घटना के बारे में उसने जिक्र किया है जिस घटना की वजह से उसकी जान गई है, या कोई ऐसा बात बताया है जो उसके मौत से कनेक्टेड है। उस आदमी के द्वारा दिया गया बयान जो होता है, उस आदमी के द्वारा दिया गया जो स्टेटमेंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। क्लियर? ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। क्लियर? जहां कोर्ट में, ठीक है ना, इन केस इन विच हिज डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन, जहां कोर्ट में उसके मौत को लेके क्वेश्चंस है, उसके मौत को लेके जो है, मौत ही इन क्वेश्चन है, जो यही फैक्ट इशू है,
तो उस आदमी का बयान जो कि मर गया है और उसने अपने मरने के बारे में, उसने अपने मृत्यु के बारे में, ठीक है ना, कॉज ऑफ हिज डेथ, या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन के बारे में बात किया है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है, तो उस तरह के स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। उस डिक्लेरेशन को बोलते हैं हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन। क्लियर? जो कि इसका जो प्रोविजन दे रखा है सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 में दे रखा है। क्लियर हुआ? बोलिएगा। अर्पणा, रानी, आफ्ताब, मनीष, मनीषा, निक्की, क्लियर? इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है ना, आसान भाषा में ऐसे समझिए कि हम लोग जो है सुनी सुनाई बातों को, हियरसे एविडेंस को हम लोग एडमिट नहीं करते हैं, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। हम लोग जो है हियरसे एविडेंस को एक्सक्लूड कर देते हैं। कोर्ट में जो सुनी सुनाई बात है उस पर यकीन नहीं किया जाता है, ठीक, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। उसका यह एक्सेप्शन है, उसका यह अपवाद है कि कोई ऐसा आदमी के स्टेटमेंट को भी हम लोग कोर्ट में एडमिट कर लेते हैं या रेलेवेंट मान लेते हैं, जो कि आदमी क्या हुआ, कुछ ऐसे चीज के बारे में बोला है जिससे उसके मृत्यु होने के कारण के बारे में पता चल रहा है, तो अब तो वो बता के मर गया। क्या हुआ कि कोर्ट में एक आदमी आया और कहा कि मिस्टर ए जो है हमको कह रहा था आपने मरने के समय ऐसा ऐसा बात बोला, तो हम लोग उसको एडमिट कर लेते हैं क्योंकि वो डाइंग डिक्लेरेशन है, क्योंकि ए ने अपने मृत्यु के कारण के बारे में बताया था, नहीं तो ये सुनी सुनाई बात है। अब ए ने हमको क्या कहा, ठीक है ना, कोर्ट तो कहेगा कि भाई ए ने तुमको क्या कहा, हमको क्या मतलब है, ए को बुलाओ और पूछो कि ए ने क्या कहा, लेकिन ए तो मर गया है। तो हम लोग किसी ऐसे आदमी के डिक्लेरेशन को जो कि मर गया है और उसने अपने मरने के बारे में कोई बात बताई है हमको, तो हम जो बोलेंगे कोर्ट में वह रेलिवेंट होगा, वह एडमिसेबल होगा। क्लियर मनीषा? यही है डाइंग डिक्लेरेशन। हाँ, यही है आपका डाइंग डिक्लेरेशन। क्योंकि कोर्ट क्यों मेरी बात को एडमिट करेगा? हम तो ए ने क्या कहा वो बता रहे हैं, तो कोर्ट कहेगा ए को बुलाओ, लेकिन ए तो मर गया है, तो ए को आप कैसे बुला सकते हैं कोर्ट में? तो कोर्ट हमारी बात को एडमिट करेगा। क्यों करेगा, क्यों रेलेवेंट है? अब उसका नियम देखिए। हमारे पास एक लीगल मैगजीम्स है, ठीक है ना, उस मैगजीम्स को सुनिएगा। लीगल मैगजीम्स है नेमो मोरिटोरस, स्पेलिंग आप लोग ध्यान सुन लीजिएगा, NEMO, नेमो मोरिटोरस, MORITUROUS, नेमो मोरिटोरस प्रीसुमेंटुर, PRESUMENTUR, PROESUMITUR, मेंटिरी, MENTIRI, ये लीगल मैगजीम्स है। नेमो मोरिटोरस प्रोसियूमिटुर, ठीक है ना, मेंटिरी, ये इसका मैगजीम्स है। थोड़ा सा टफ है, इसको देख लीजिएगा किसी बुक में। इसका मतलब होता है इंग्लिश में, ए मैन विल नॉट मीट द मेकर विथ ए लाई इन हिज माउथ। हम लोग हिंदी में एक मुहावरा सुनते हैं कि मरने वाला आदमी झूठ नहीं बोलता है। सुने हम लोग ना, ये मुहावरा सुने हैं ना, फ्रेज सुने हैं ना आप लोग कि मरने वाला आदमी झूठ नहीं बोलता है। हम लोग बोलते भी हैं कि भाई मरने वक्त झूठ तो मत बोलो। यही है इसका मैगजीम्स, कि जब आदमी मर गया और उस वक्त उसने जो कहा, तो हम लोग यह यकीन कर लेते हैं, कोर्ट यह यकीन कर लेता है कि वह मरने वक्त झूठ नहीं बोला होगा। जिस
अल्लाह ने, जिस गॉड ने उसको बनाया है, वो उससे मिलने जा रहा है, तो वो उस मिलने वक्त, अपने मेकर से मिलने वक्त वह झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, क्लियर? यही मैक्सिम्स पर बेस्ड है हमारा डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है ना, इसी मैक्सिम्स पर हमारा बेस्ड है क्या? डाइंग डिक्लेरेशन। एक दूसरा हम लोग क्या जानते हैं, क्या मानते हैं? दूसरा हम लोग मानते हैं नेसेसिटी, कि न्याय प्रणाली कहता है कि केवल जीवित इंसान के साथ ही न्याय नहीं होना चाहिए। जो आदमी मर गया, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो क्या उसको भी न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो ये जो नेसेसिटी है हमारा न्याय प्रणाली का, कि जब इंसान मर रहा है, जब इंसान मर गया और उसको हम लोग कोर्ट में ला नहीं सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ अन्याय हो जाए। ठीक है ना, तो ये जो नेसेसिटी है कि वह इंसान मर गया, अपने मरने के बारे में बात किया, तो कोर्ट का कोर्ट का यह दायित्व बनता है, न्याय प्रणाली का यह दायित्व बनता है कि उस मरे हुए इंसान के साथ भी न्याय होना चाहिए। यही दो प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल पे हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन को रेलिवेंट मान लेते हैं। ठीक है ना, एडमिट कर लेते हैं कोर्ट में, एडमिसिबल मान लेते हैं कि मरने वाला आदमी कुछ बोला है तो उसकी बात को रेलिवेंट मानो, वो सही बोल रहा होगा, क्योंकि मरने वाला आदमी झूठ नहीं बोलता है, या फिर मरे हुए इंसान के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। इसी दो जो हमारा लीगल प्रिंसिपल है, हमारा जो प्रिंसिपल है, ठीक है ना, उसी पर डाइंग डिक्लेरेशन बेस्ड है हमारा। क्लियर? भूमिका समझ में आ गया? हाँ या ना? आगे ये भूमिका समझ में आ गया? डाइंग डिक्लेरेशन क्या कहना चाह रहा है? हम लोग रेलिवेंट ही पढ़ते हैं एविडेंस में कि कौन सी बातें रेलिवेंट है कोर्ट में, कौन सी बातें एडमिसिबल है कोर्ट में। तो यही चीज इसी कड़ी में हम लोग पढ़ रहे हैं आज कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है कोर्ट में रेलिवेंट है। ओके, आ जाइए, इसका क्या क्या इसेंशियल है, क्या क्या इसेंशियल है डाइंग डिक्लेरेशन का। सबसे पहला इसेंशियल, ठीक है ना, जो सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है, क्या डाइंग डिक्लेरेशन के लिए क्या क्या चीजें हमको, क्या क्या उसका इसेंशियल है, वो सुनिएगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्सन हु इज डेड। ठीक है ना, सबसे पहला एसेंशियल, यह किसी ऐसे आदमी के द्वारा दिया जाना चाहिए जो कि मर गया है। अगर वह जीवित है तब तो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है, अगर वह जीवित है तब तो डाइंग डिक्लेरेशन हुआ नहीं, क्योंकि कोर्ट कहेगा कि अगर वह जीवित है तो कोर्ट में लाओ उसको, हम अपने सामने सुनना चाहते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो डाइंग डिक्लेरेशन के लिए, उसकी रेलेवेंसी के लिए, जिसने वह स्टेटमेंट दिया है, ठीक है ना, हु इज डेड, वह मरा हुआ होना चाहिए। वो मतलब कि सबसे पहला नेसेसिटी यही है कि वह स्टेटमेंट देकर मर जाए। जिसने स्टेटमेंट दिया है वो मृत होना चाहिए। ठीक है ना, बिफोर एडमिटिंग एविडेंस अंडर सेक्शन 32 सब सेक्शन 1, ठीक है ना, द डेथ ऑफ द पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड। यानी कि सबसे पहले आपको यही प्रूव करना है कि जिसने स्टेटमेंट दिया है वो मर गया है, क्योंकि अगर वो जीवित होगा तो फिर डाइंग नहीं होगा, क्योंकि नाम ही है इसका डाइंग डिक्लेरेशन, मरने के समय दिया गया स्टेटमेंट, उसके मरने मृत्युकालिक, उसका हिंदी जो होता है उसका डिक्लेरेशन। तो सबसे पहला 32 के 1 में हमको कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना है, कोई किसी चीज को एडमिसिबल करवाना है, तो सबसे पहले हमको उस आदमी की मृत्यु, जिसने की स्टेटमेंट दिया है, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि वह आदमी मर गया है। ठीक है, अगर वह जीवित है, बोलिए, तब वो डाइंग डिक्लेरेशन तब नहीं होगा। वो अगर मरने के समय में वो कोई बयान दिया और वो सरवाइव कर गया, ठीक है ना, वेयर द पर्सन मेकिंग द डाइंग डिक्लेरेशन सरवाइव, अगर वह बच गया, हिज स्टेटमेंट विल नॉट बी एडमिसिबल अंडर सेक्शन 32 सब सेक्शन 1, उसका स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होगा। तब तो वो कोर्ट में आएगा ना जी, तब तो वो विटनेस की तरह कोर्ट में आएगा ना। जब वह कोई आदमी बच गया, अगर वह आदमी बच जाएगा
और उसको कुछ बोलना होगा कोर्ट में, तो कोर्ट में आकर ओथ पर बोलेगा, नहीं बोलेगा ओथ पे, तब तो फिर सिंपल एक विटनेस की तरह कोर्ट में आएगा और बोलेगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, तब वो डाइंग डिक्लेरेशन थोड़े होगा। डाइंग डिक्लेरेशन में तो वो मर गया, और वो मर गया, अब वो कोर्ट आ नहीं सकता है, तो कोर्ट उसको एडमिट कर लेता है कि चलो ठीक है, मृत्यु की घटना के बारे में है, हम एडमिट कर रहे हैं। क्लियर? क्लियर है? पहला एसेंशियल, ठीक है ना। दूसरा एसेंशियल, स्टेटमेंट में बी वर्बल, रिटेन और बाय गेस्चर। ध्यान समझिएगा, उसका जो स्टेटमेंट होना चाहिए या तो वर्बल होना चाहिए, मौखिक, मुंह से होना चाहिए, मुंह से कोई बात बताए। रिटेन में या तो लिखित होना चाहिए, अगर वह बोलने में असक्षम है तो लिख कर दे दे, रिटेन होना चाहिए, या फिर बाय गेस्चर, या कोई हाव भाव से, कोई मुद्रा से, ठीक है ना। ये तीनों कंडीशन में है स्टेटमेंट जो है रेलेवेंट मानते हैं हम लोग। या तो वह मुंह से बोल दे, ठीक है ना, जो बोलना है उसको, और बोलना क्या है, बोलना उसको अपने मौत के बारे में बोलना है, कुछ ऐसा बात जो उसके मौत से संबंधित नहीं है उसको हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा। यानी वह जो रिकॉर्ड करवाए स्टेटमेंट, वह जो बोले मरने के समय में, तो उसके मौत के कारण के बारे में बात होना चाहिए, या कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस के बारे में बात होना चाहिए जिससे उसके मौत को जो है रोशनी पड़े, उसकी मौत पे रोशनी पड़े, ठीक है ना, तभी उसको हम डाइंग डिक्लेरेशन मानते हैं। हाँ, तो हम बोल रहे थे स्टेटमेंट में बी वर्बल, रिटेन और बाय गेस्चर, सेकंड एसेंशियल, ठीक है ना। वह जो है ओरली भी बोल सकता है, मुंह से लिखकर भी दे सकता है, और कोई गेस्चर, हाव भाव भी बता सकता है, ठीक है ना। हमारे पास इस पर एक केस भी, नहीं, डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर नहीं आएगा वो, तब उसके पास दूसरा चीज हो सकता है, नोट फाउंड भी हम लोग पढ़ते हैं, जिसको कोर्ट में हम नहीं बुला सकते हैं, जिसको कोर्ट में नहीं ला सकते हैं, ये सब चीजें हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन डाइंग बिल्कुल, या और कोई एविडेंटरी में मर गया तो फिर डाइंग डिक्लेरेशन, ये नहीं है कि देने के तुरंत बाद मर जाए, ये कहीं नियम नहीं है। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब है कि वह मृत्यु से संबंधित बात कहा और वह मर गया है, अब उसको कोर्ट में नहीं ला सकते हैं हम। क्लियर? अब आ जाइए, अब एक इसका एग्जांपल देते हैं, आप लोग को समझिएगा, ठीक है ना। एक वुमेन थी, एक महिला थी, उसका गला काट दिया गया था, ठीक है ना। ए वुमेन हुज थ्रोट हैड बीन, ठीक है ना, कट बाय सम स्टेप, कोई शार्प एज से, कोई शार्प, कोई नुकीली चीजें से उसका गला काट दिया गया था, ठीक है ना। तो उसने अपने गेस्चर से, क्योंकि गला काट दिया था तो वो बोल नहीं सकती थी, ठीक है ना, इंडिकेट बाय गेस्चर, उसने हाव भाव से बताया दैट बी वाज द पर्सन हु कट हर थ्रोट, उसने हाव भाव से, इशारे से बताया कि ये जो आदमी है इसने मेरा गला काटा, थ्रोट, ठीक है ना, एंड डाइड देयर आफ्टर, और ऐसा कहकर वह मर गई, वह महिला, ठीक है ना। इस एविडेंस को, दिस एविडेंस विल बी एडमिसेबल, ठीक है ना, एज डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 सब सेक्शन 1। तो अगर यही चीज हम कहना चाह रहे हैं कि अगर गेस्चर भी आप बता पा रहे हैं, अगर आप गेस्चर भी समझा पा रहे हैं, तो भी वह एडमिसेबल है अंडर सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 में एज ए डाइंग डिक्लेरेशन। क्लियर? ठीक है। थर्ड नंबर सुनिए, स्टेटमेंट मस्ट रिलेट टू कॉज ऑफ डेथ। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, कि आपका जो बयान होना चाहिए, जो आदमी बयान दे रहा है, जो पर्सन बयान दे रहा है, वो किस चीज से रिलेट होना चाहिए बयान उसका? कॉज ऑफ डेथ, उसके मरने के कारण के बारे में बात होना चाहिए, या circumstances of the transaction which resulted in death,
या ऐसा सर्कमस्टांसेस के बारे में बात होना चाहिए जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन के बारे में बात करे, कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस के बारे में वो बात करे जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। या तो सीधा सीधा मौत के कारण के बारे में बात होना चाहिए, या कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस के बारे में बात करे जिसकी वजह से लगे कि उसकी मौत हुई है। एक केस है, बहुत लीडिंग केस है हमारा इसके ऊपर, पकला नारायण स्वामी, लिख लीजिए केस का नाम, बहुत अच्छा केस है, यह लीडिंग केस है। पकला नारायण स्वामी वर्सेस इंपरर, राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। पकला नारायण स्वामी वर्सेस इंपरर, ये 1939 का केस है, 1939 का, 1939 का केस है यह, पकला नारायण स्वामी वर्सेस इंपरर। इस केस का कुछ फैक्ट है, हम पढ़ देते हैं, क्योंकि बहुत लीडिंग केस है। आप लोग को जुडिशरी के एग्जाम में पूछता है कि ये केस किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है ना। हम इसका कुछ फैक्ट है, हम पढ़ देते हैं, सुनिएगा। द विक्टिम, ठीक है, रिसीव्ड ए लेटर टू गो टू एक्यूज्ड प्लेस टू कलेक्ट हिज लोन गिवन टू द एक्यूज्ड। ध्यान से सुनिएगा फैक्ट को। एक आदमी क्या किया था, ठीक है ना, मतलब एग्जांपल देके समझाते समझिएगा। ए नाम का आदमी मान लीजिए उसने किसी को लोन दिया था, ठीक है ना। विक्टिम रिसीव्ड ए लेटर, ठीक है ना, तो उसको एक लेटर मिला जिसमें कि वह यह जिक्र किया था कि हम जा रहे हैं एक्यूज से पैसा लेने के लिए, ठीक है ना। मान लीजिए उस आदमी ने अपने पत्नी को एक चिट्ठी लिखा जिसमें यह लिखा था कि हम जा रहे हैं उस एक्यूज का नाम लेकर, कि उससे जा रहे हैं, उसको हम लोन दिए हैं, कुछ उधार दिए हैं, वह वापस लेने जा रहे हैं। ओके, ही टेल्स हिज वाइफ दैट ही इज लिविंग फॉर एक्यूज प्लेस, ठीक है ना। उसने अपनी पत्नी को कहा कि हमको वहां से चिट्ठी आया है, बुलाया है हमको पैसा देने के लिए, हम जा रहे हैं पैसा लेने के लिए, और ऐसा कहकर वह एक्यूज के घर की तरफ निकल गया। लेटर, ठीक है, बाद में हिज डेड बॉडी वाज फाउंड इन ए ट्रेन कंपार्टमेंट, ठीक है ना। उस रात, उस सुबह तड़के क्या हुआ, उस आदमी का जो कि जा रहा था पैसा लेने के लिए, एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में उसकी डेड बॉडी मिली, उसका लाश मिला, उसकी डेड बॉडी मिली। द कोर्ट हेल्ड दैट द एक्चुअल ट्रांजैक्शन ऑफ डेथ, ठीक है ना, started when the victim received the letter from the accused, and starting from that point till the causation of death the transaction continue। अब सुनिए क्या कह रहा है कोर्ट, क्या हेल्ड किया। कोर्ट कह रहा है कि जैसे ही उस आदमी को एक्यूज का लेटर मिला था कि तुम आ जाओ, तुमको हम पैसा दे देंगे, यहां से ट्रांजैक्शन शुरू हो जाता है घटना का, ठीक है ना। कोर्ट माना इसको कि यहां से ट्रांजैक्शन कंटिन्यू, क्या बोले हैं कि सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इन डेथ, या तो सीधा किस चीज के बारे में बात हो, उसके मृत्यु के बारे में बात हो, या ऐसा कोई ट्रांजैक्शन के बारे में बात करे जिससे उसके मृत्यु होने का कार्य जो है वह कारित हो। तो यही कह रहा है कोर्ट, द कोर्ट हेल्ड दैट द एक्चुअल ट्रांजैक्शन ऑफ डेथ started when the victim received the letter। जैसे ही विक्टिम को लेटर मिलता है घटना शुरू हो जाती है। The victim had started that he had received the letter and that he is going to the accused house। तो उसने अपने पत्नी को क्या कहा था, अपने पत्नी को कहा था वो कि हमको एक्यूज लेटर लिखा है, एक्यूज का जो भी नाम रहा हो, उसने मुझे लेटर लिखा है और बुलाया है कि तुमको आ जाओ, तुमको पैसा दे देंगे, और हम उसके घर जा रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट दिया उस आदमी ने जिसकी मृत्यु हुई, कोर्ट इसको डाइंग डिक्लेरेशन माना और इसको एडमिट कर लिया। दीज स्टेटमेंट आर रिगार्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस विच रिजल्टेड इन हिज डेथ एंड दस एडमिसेबल अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1। क्लियर हो गया पकला नारायण स्वामी। इसने जो अपने पत्नी को बयान दिया, पत्नी को कहा था कि हमको एक्यूज का लेटर मिला है
और हम जा रहे हैं उससे अपना लोन लेने के लिए, और यह कहकर वह शाम को निकल गया और अर्ली मॉर्निंग उसका जो लाश ट्रेन के डिब्बे में मिला, तो कोर्ट कहा, पत्नी जो आकर कोर्ट को बयान दी, तो कोर्ट कहा कि यह एडमिसिबल है अंडर सेक्शन 32(1). ठीक है ना, क्योंकि इसके ट्रांजैक्शन किस चीज सर्कमस्टांसेस के बारे में, क्योंकि वो एक्यूज से मिलने जा रहा था, ये बात एक्यूज जानता है, एक्यूज के ऊपर बहुत दिन से लोन था, ठीक है ना, जो दे नहीं रहा था, तो लेकिन लेटर मिला तो लेने जा रहा था, तो ये सब घटना उसके मौत से संबंधित है, इसीलिए कोर्ट इसको एडमिट कर लिया अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में। क्लियर? क्लियर? एकदम सिंपल सिंपल चीजें हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी। अब ये सुन लीजिए क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नॉट नेसेसरी। अब सिंपल सा चीज है कि जो आदमी बयान दे रहा है, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि उसको ऐसा लगे कि वह उसकी मृत्यु निश्चित है, वह मरेगा ही मरेगा, तब यह सोचकर वह बयान दे रहा है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। वो सिंपल फ्लो में भी बयान दे सकता है, लेकिन किस चीज, कौन सी चीज बात बोल रहा है वह बोल रहा है अपने मौत के बारे में। ठीक है, जैसे कैसे उसने कहा कि मेरा गला काट दिया, तो गला काट दिया तो उसको ऐसा भी लग सकता है कि मेरा इलाज होगा तो हम बच जाएंगे, जरूरी नहीं कि गला काटने से हम मर ही जाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ जो है वह जरूरी नहीं है कि हो, अगर वह बच जाएगा तो डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर नहीं आएगा, लेकिन मर जाएगा तो डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर आ जाएगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ जो है, जो बयान दे रहा है, जरूरी नहीं कि उसके दिमाग में यह बात चल रहा हो कि वह मर जाएगा इस घटना से, एक चीज। लेकिन अगर ऐसा लगे डाइंग डिक्लेरेशन देने वक्त उसको अगर ऐसा महसूस हो, ठीक है, इफ द पर्सन मेकिंग द डिक्लेरेशन इज कंसिस्टेंस दैट ही इज डाइंग सून, कि वह तुरंत मर जाएगा, द पॉसिबिलिटी टू स्पीक द ट्रूथ इज वेरी हाई। कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम करता है कि जिस आदमी को यह लग रहा होगा कि अब हम नहीं बचेंगे, अब हम मर जाएंगे, ठीक है ना, तो उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है ना वो ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो यह हैवी हो सकता है, थोड़ा सा अच्छा डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है, बट उसका जो एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है जो वो मर जाएगा, यह कोई नेसेसरी नहीं है। क्लियर? चौथा चौथा एसेंशियल क्लियर, बोलिएगा। और पांचवा स्टेटमेंट रेलेवेंट। स्टेटमेंट जो है रेलेवेंट होगा कब? व्हेन कॉज ऑफ डेथ इज इन क्वेश्चन, जहां कोर्ट में यही बात का क्वेश्चन हो, उसके मौत को लेकर ही क्वेश्चन हो, वही फैक्ट इन इशू हो, उस कंडीशन में उसका स्टेटमेंट रेलेवेंट होता है, यानी कि उसके मौत को लेकर ही बात हो रही हो कोर्ट में, ठीक है ना। फ्रॉम मेकिंग द डाइंग डिक्लेरेशन relevant, it is necessary that such declaration is made in a case in which the cause of declarant's death is point at issue, यानी कि वही चीज फैक्ट इन इश्यू हो, कोर्ट में इसी बात को लेके बात हो रहा हो, ठीक है ना, क्या कि उसकी मौत किस कारण से हुई, मौत कैसे हुई, अगर वही इन क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या मानते हैं, उस तरह के स्टेटमेंट को हो हम लोग, डाइंग डिक्लेरेशन को हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग रेलेवेंट मानते हैं। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? बोलिएगा, कोई दिक्कत? हाँ या ना? हाँ, इस पे क्या दिक्कत, बोलिएगा जरा। कोई दिक्कत नहीं इसमें डाइंग डिक्लेरेशन में, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? अब इसका क्या एविडेंटरी वैल्यू है, एविडेंस पढ़ रहे हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा, इसकी क्या एविडेंटरी वैल्यू है, कोर्ट में यह कहां तक एविडेंस लाई करता है, ठीक है ना। एक केस है हमारे पास, केस का नाम लिख लीजिएगा, कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। केस है आपको 1958 का,
1958 का केस है, कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958। अब देखिए कोर्ट इस बारे में क्या कहता है, इस केस में इस डाइंग डिक्लेरेशन को कैसे देखता है। सुनिएगा। कोर्ट हेल्ड दैट डाइंग डिक्लेरेशन इज ए सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस, ठीक है ना। डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट फॉर्म द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन अनलेस इट इज कोरोबरेटेड बाय इंडिपेंडेंट एविडेंस। कहता है यह सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस है, आप केवल इसी बेस पे आप डाइंग डिक्लेरेशन को ही पूरी तरह आधार मान के, ग्राउंड मान के, ठीक है ना, आप किसी आदमी को कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि नहीं, अनलेस, ठीक है ना, इट इज कोरोबरेटेड बाय इंडिपेंडेंट एविडेंस, जब तक किसी और एविडेंस से, जब तक किसी और आप दूसरे इंडिपेंडेंट एविडेंस से इसको कोरोबरेट नहीं कर लीजिएगा, तो पूरा का पूरा सोल इसी ग्राउंड पे आप किसी को कन्विक्ट नहीं करेंगे। यह कह रहा है कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में कि यह जो होगा वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होगा, ठीक है ना, क्लियर। हाँ या ना। यह पूरा का पूरा इसी ग्राउंड पे आप किसी को कन्विक्ट करें ऐसा जरूरी नहीं है, आपको क्या करना है, किसी दूसरे इंडिपेंडेंट एविडेंस को लेकर भी कोरोबरेट करना है, क्लियर। हाँ या ना, क्लियर।